हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के परिचय। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ेंगे और जो भी हमारा कहानी होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि जो हमारा एंगल होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच तक की बातें पढ़ेंगे। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नॉन एंड मेट्रॉन, त्रिकोण और मिति, जिसका मतलब ये होता है, एक सेकेंड जरा वेट करेंगे, जिसका मतलब ये होता है ट्राइंगल, ऐसा फिगर जिसके पास तीन भुजा हो, मतलब तीन साइड्स हो। ठीक है ना? तो ऐसा फिगर जिसके पास क्या हो, तीन भुजा हो, मतलब तीन साइड हो, और उसका मेजरमेंट, उसका क्या मापन है ना, त्रिकोण का मापन ही हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और इस क्लास में आपका जो स्पेशली ट्रायंगल्स होगा ना, त्रिकोण होगा, वो कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। और इसका हम मेजरमेंट मापन पढ़ेंगे। ठीक बात, आई बात समझ में? चलो, तो बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ये, जो जान लीजिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसमें एक ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। और जो ये बचा हुआ एंगल होगा ना, हमें पता है कि जो एक त्रिभुज होता है, त्रिकोण होता है, इसमें तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का, तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। जिसमें एंगल बी अकेला क्या है, 90 अंश है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 180 माइनस का 90 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 90 अंश आएगा। जो एंगल ए होगा और एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल सी है, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू जो है वो कितना है, वो 90 अंश है। तो 90 अंश इधर आके माइनस होगा, और ए प्लस सी की वैल्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम मिला के कितना होगा, तो 90 अंश होगा। और दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ कितना आता है, 90 अंश आता है, दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ 90 अंश आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब चलिए थोड़ी सी और बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है, बेस कर लेते हैं पहले और फिर देखिए, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 90 अंश है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इनको। ठीक है, कर्ण है। अब देखिएगा, एक ये वाला जो साइड है, एक ये वाला जो साइड है, और ये दूसरा जो साइड है, इसमें से कोई एक आधार होगा, यानी कि बेस होगा, और जो दूसरा बचा हुआ साइड होगा, बचा हुआ भुजा होगा, उसको लंब बोलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इसमें पहचानते कैसे हैं कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, तो वो जहां पे हमारा कोण बनेगा ना, वो बताएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी कोण की बात कर रहा हूँ, जो मैं थीटा से बताऊं। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा ये है, ये कोण को दर्शाता है। ठीक है ना, ये कोण को बताता है, यानी कि एंगल को बताता है ये वाला। थीटा जब भी दिख जाए, ये बात समझ लीजिएगा कि किसी न किसी एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, अगर थीटा यहाँ पे है, तो थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है, सबसे बड़ा वाला एक साइड सटा होगा। ठीक है ना, ये वाला हाइपोटेनस कर्ण सटा होगा, और दूसरा जो साइड होगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड होगा, और जो छोटा वाला साइड होगा उसको आधार बोलेंगे। और जहां पे एंगल बनता है, कोण बनता है, थीटा के ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ के अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं, पॉसिबिलिटीज समझिएगा। अगर मान लीजिए एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसमें क्या है, मैं कर्ड को हाइपोटेनस एच से बोलूंगा, आधार बेस यानी कि बी से डिनोट करूंगा, परपेंडिकुलर पी से यानी कि लंब को मैं पी से डिनोट करूंगा। अगर मैं इनका रेशियो, इनके भुजाओं का, इनके साइड्स का मैं रेशियो बनाना चाहूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, देखिएगा एक बार जरा। अगर मैं देखूं तो एक बार लंब और कर्ण को यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मैं क्या बना सकता हूं, एक बार मैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, ये हो क्या रहा है, वेट 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 वेट, बैक स्पेस की बिंदु, ये चल, अगर मैं इनका रिलेशन बनाना चाहूँ, रेशियो के साथ इनका कुछ मैं रिलेशन यानी कि रिश्ता बनाना चाहूँ तो क्या होगा, एक तो हमारा, भाई साहब यहाँ पे लिखना मना, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर एक रिलेशन बनाना चाहूंगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बन सकता है, बताइए क्या इसका इसका रेशियो बन सकता है। अगर दूसरा मैं बनाना चाहूंगा तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बन सकता है, बेस और हाइपोटेनस इनका रेशियो निकाल सकते हैं, इनके भुजाओं का रेशियो, इनके भुजाओं का अनुपात क्या क्या पॉसिबल पॉसिबल होगा। और दूसरा होगा परपेंडिकुलर और बेस का, क्या इतनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इनका। अगर इनके भुजाओं का मैं अनुपात निकालूंगा तो क्या ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। और जहां पे आपको दिख जाए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंब, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इनका रिलेशन जहां भी दिख जाए तो इसका मैं एक त्रिकोणमिति के टर्म में एक मैं इसका नाम देता हूं जिसको मैं बोलता हूं साइन, क्या बोलता हूं, साइन थीटा। अगर आपका थीटा यहाँ पे है ना, एंगल थीटा से बता रहे हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब और कर्ण का रिलेशन बताएगा ना, उसको अनुपात बताएगा, उसको मैं नाम देता हूं क्या, साइन थीटा। और आधार हाइपोटेनस कर्ण, बेस और हाइपोटेनस को का जो अनुपात बताएगा उसको मैं नाम देता हूं कॉस थीटा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे क्या है, बेस, क्योंकि पी और एच का रिलेशन तो बना रखा है ना, पी और बी, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका, अगर इसका अनुपात पूछेंगे तो इसका नाम देते हैं हम tan थीटा। बताइए इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में। अगर इनके अलावा देखिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, एक बार मैं उनको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर देता हूँ, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है यानी कि कर्ण बटा आधार है, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन बी, कर्ण बटा आधार लिख सकता हूँ। अगर ये आधार बटा कर्ण है तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे लंब बटा आधार है तो मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा क्या। और इनका जो रिलेशन उल्टा करके आता है तो इसको मैं नाम देता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसका मैं नाम देता हूं, अगर इसका उल्टा होगा तो कॉस, देखो यहाँ पे b अपॉन एच क्या था, कॉस थीटा, एच अपॉन बी होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये p अपॉन बी है, जब इसका p अपॉन बी अगर tan थीटा है तो इसका जब मैं उल्टा करूंगा ना तो ये cot थीटा के बराबर हो जाएगा। और आप क्लास 10वीं में इसी के बारे में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इन्हीं सब के बारे में आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में आप पढ़ेंगे। ये क्या होता है आपको और क्लियर हो जाएगा जब इसके हम सवाल लगाएंगे। तो अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा ना, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा साइन के साथ मल्टीप्लाई में है थीटा, ये गुणा में नहीं होता है, बल्कि ये बताया जाता है जो इनके कोण के बीच का एंगल है ना, इनके बीच का एंगल है, इसका, इस एंगल का मैं अनुपात ले रहा हूं, क्या अनुपात ले रहा हूं, इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, लंब और कर्ण का जब मैं अनुपात ले रहा हूं तो मैं इसका नाम देता हूं थीटा ऑफ साइन। इसको मैं बोलता हूं साइन के साथ कोण थीटा, ठीक है ना, साइन के साथ कोण थीटा, या फिर इंग्लिश में ये बोल सकता हूं थीटा विद साइन, या फिर ये बोल सकता हूं साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना, इसको ऐसे बोला जाता है। दिस इज नॉट प्रोडक्ट फॉर्म, साइन इंटू थीटा नहीं, ये क्या है, साइन थीटा है। मैं थीटा का रिलेशन किसके साथ ले रहा हूं, तो मैं थीटा का रिलेशन साइन के साथ ले रहा हूं। आई बात समझ में। अब इसमें और क्या पढ़िएगा आप, इसमें ये पढ़िएगा, अच्छा एक बात बताइए, P अपॉन एच उल्टा करेंगे तो H अपॉन पी होगा। अगर मैं LHS के साइड को बाएं हाथ के वैल्यू को, मान को मैं उल्टा कर रहा हूं तो क्या दाएं हाथ का मान का वैल्यू जो होगा ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं P अपॉन एच साइन थीटा, तो इसका जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा,
वन अपॉन पी अपॉन एच हो जाएगा, क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। व्युत्क्रम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मैं व्युत्क्रम कर रहा हूँ, यानी कि रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। ये वन के अपॉन में नीचे है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा, क्या होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, ये h अपॉन पी क्या हो गया, h अपॉन पी क्या कॉसेक थीटा के वैल्यू के बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो वन अपॉन साइन थीटा है वो किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैं बात करूँ, अगर वन अपॉन कॉस थीटा की बात करूंगा, अगर मैं कहीं लिखता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, बी अपॉन एच कर रहा हूँ। अगर ये कॉस थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, तो इसका उल्टा करूंगा तो सॉरी, जो हमारा कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। जब मैं उसका उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, व्युत्क्रम करूंगा, तो इधर की वैल्यू भी जो हमारा बी अपॉन एच है ये भी उल्टा होके एच अपॉन बी हो जाएगा, बताइए। और जो ये h अपॉन बी है, क्या सेक थीटा इसके बराबर है, क्या वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वन अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकता हूँ, बताइए, सेक थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ऐसे ही बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो होगा वो वन अपॉन कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर टेन थीटा है वन अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा के बराबर होगा। और इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, अगर ये टेन थीटा कॉट थीटा इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाए तो वैल्यू क्या बनेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू वन हो जाएगा। यानी कि टेन थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा के साथ होगा तो वैल्यू क्या देगा, एक देगा। वैसे भी मैं पता है अगर कहीं पांच लिखा है, इसका गुणा एक बटा पांच से करेंगे तो कितना आएगा, पांच से पांच करके एक ही तो आएगा। और ये आपस में टेन थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। तो बाकी का रिलेशन बता दो जरा आप, बाकी का रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू वन के बराबर होगा। और दूसरा क्या, सेक थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा, वन के बराबर आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंगल्स क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जीरो डिग्री का मान पूछेगा, जीरो डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, थोड़ा सा मैं गैप देता हूँ, 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, 45 45 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, 60 डिग्री वैल्यू बता दीजिए, 90 अंश का 90 अंश का वैल्यू मान बता दीजिए। तो इनका छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारे छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबके साथ मैं बोलूंगा साइन, साइन यहाँ पे साइन का एक बार 0 अंश का वैल्यू निकालूंगा, साइन के एक बार 30 अंश का वैल्यू निकालूंगा, साइन का एक बार 45 अंश की वैल्यू निकालूंगा, और कॉस 60 अंश का वैल्यू निकालूंगा, सॉरी साइन 60 अंश का और साइन 90 अंश का, ये सारे वैल्यू बारी बारी में निकालूंगा, ठीक है। और साइन कर लेंगे तो फिर क्या निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर टैन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, और फिर सेक की वैल्यू निकालेंगे। सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं हमारे छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालूंगा। यकीन मानिए आपको बहुत आसान भाषा में समझ आएगा। बस क्वेश्चन यहाँ पे मेरा फिगर दिख रहा होगा इसके अंदर कहीं, तो इसके अंदर की चीजों को मुझे लिखना मना होगा क्योंकि स्क्रीन पे पूरा पूरा दिख रहा है, मेरा फिगर नहीं आ रहा। तो अगर कहीं पे वैल्यू छिपेगा ना, अगर हमारे फिगर के पीछे वैल्यू लिख देता हूँ तो आप थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन आई विल ट्राई कि वहां पे कोई भी चीज मैं लिखूं ना, तो अगर यहाँ पे 90 अंश लिखा हो ना कहीं आके लिखूंगा, जब वैल्यू लिखूंगा तो आगे ढक जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, वेट, 0 अंश, 30 अंश, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, केवल साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। अगर ये वैल्यू आपको निकालने आ गया ना, तो बाकी सारी वैल्यू को आप बता लोगे। देखो साइन की वैल्यू अगर निकालना है ना आपने, तो आप क्या करो, अंडर रूट की वैल्यू ले लो। अंडर रूट 0 का मान निकालना है तो 0 से स्टार्ट करो, 0 के बाद 1 आएगा, अंडर रूट में लेना है आपको, फिर 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। और सबको क्या करो, 4 से भाग दे दो, सबको 4 से भाग दे दो। देखो
अब आता है क्या वैल्यू, देखना ध्यान से देखना जरा। अच्छा इसको कटेगा तो इसको काट लो, 4/4 मतलब 1, अंडर रूट 8 की वैल्यू 1 होती है आपने पता है, और इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखो 0 अपॉन समथिंग, 0/4 है ना, 0/4, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अंडर रूट 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। अच्छा देखो अंडर रूट 8, आप क्या करो, रूट को अलग अलग बांट दो, सारे में रूट को अलग अलग बांट दो, रूट को अलग अलग बांट दो। अच्छा एक का रूट करोगे तो 1 आएगा, और रूट 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना आने वाला है, 1/2 आएगा। और यहाँ पे देखिए जरा, अंडर रूट, यहाँ पे भी रूट को बांट दो, है ना, यहाँ पे भी रूट को बांट दो, तो 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा, है ना, और अंडर रूट 2, इसका तो कोई मान नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसकी मान तो होगी अंडर रूट 2 की वैल्यू, और जब आप पुट करोगे 1.4 423 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 अंश की वैल्यू निकालोगे ना, तो अंडर रूट 3, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और जब अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 की वैल्यू आपने पता है 1 होता है। अब देखना जरा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो साइन होता है ना, वो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जो टैन होता है ना, वो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जो सेक होता है ना, वो कॉसिक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सर कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन क्या ले रहे हो, अभी तो बताया कुछ नहीं, बस इतना ही बताया, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, अगर साइन का मान मैं 30 रखता हूं ना, तो कॉस में किसका मान बराबर होगा, कॉस में इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मान बराबर होगा, यानी कि कॉस में 60 अंश का मान बराबर होगा। अगर टेन में 30 अंश का मान ले रहा हूं ना, तो कॉट में 60 अंश का मान बराबर होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि बता दीजिए, आप बता दीजिए, अगर साइन 15 अंश का वैल्यू लूंगा ना, तो कॉस में किसके बराबर होगा, तो 15 में ऐसा क्या जोड़ोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, यानी कि आपका जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 75 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि साइन 15 का मान जो होगा वो कॉस 75 के बराबर होगा, टेन 15 का जो मान होगा कॉट 75 के बराबर होगा, सेक 15 का जो मान होगा वो कॉसेक 75 के बराबर होगा। अगर मैं ऐसे ही बोलना चाहूँ, साइन 0 की वैल्यू बता दो किसके बराबर होगा, तो जो 0 में क्या जोड़ोगे कि ओवरऑल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर में आ जाएगा। तो हमें पता है 0 में 90 जोड़ोगे तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा, है ना। तो देखिएगा, लेफ्ट ये इधर का पार्टीशन में कर रहा हूँ, है ना, इधर का साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस होता है, टेन का जो होता है कॉट होता है, सेक का जो होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 अंश के बराबर होगा। अगर यहाँ पे 60 अंश दिया है तो ये 30 अंश के बराबर होगा, इन सारी की वैल्यू, है ना। अगर यहाँ पे कहीं लिखा है साइन 45 है तो किसके बराबर होगा, कॉस 45 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम जब होगा ना 90, तभी वैल्यू क्या देगा, बराबर देगा। तो अब अगर मैं पूछूंगा, एक बात बता दीजिए आप, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बात बता दो कि अगर यहाँ पे साइन जीरो किसके बराबर होगा, जो साइन 0 होगा ना, साइन 0 अंश वो किसके बराबर होगा, कॉस 90 अंश के बराबर होगा, क्योंकि 0 और 90 कितना होगा, 90 होगा, तभी आपस में बराबर वैल्यू देगा। तो जरा बताइए, अगर कॉस 0 अंश का नाम पूछूंगा तो साइन में किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा क्या, 90 अंश के बराबर होगा क्या, हाँ तो बिल्कुल होगा। और साइन 0 की वैल्यू, साइन सॉरी जो कॉस 0 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगा, तो साइन 90 के बराबर होगा, दैट इज 1। अब देखो, अब आ जाओ cos 30 पे, cos 30 किसके बराबर होगा, cos 30 जो है वो किसके बराबर होगा, कहीं ना कहीं साइन 60 के बराबर होगा। तो देखिए साइन 60 में मान क्या है, साइन 60 में मान है अंडर रूट 3/2, यानी कि cos 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू चेंज करिए जरा, वैल्यू चेंज करिए। अब आ गए 45 पे, cos 45 की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, cos 45 की वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा कि दोनों का सम 90 आएगा, तो वो भी कितना होगा, 45 होगा, यानी कि जो cos 45 है ना वो बराबर होगा किसके, साइन 45 के। तो ये वही सेम वैल्यू हो जाएगा 1/√2। और यहाँ पे अच्छा, आपको बहुत लोग ये भी बताते हैं यार, इसका अगर साइन लिख लिया हो ना तो कॉस का उल्टा लिखते जाओ, पहले 1 लिख दो, फिर अंडर रूट 3/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, और फिर 1/2 लिख दो, 0 लिख दो। लेकिन इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। जो साइन का रिलेशन होता है, साइन और कॉस का रिलेशन होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि 0 से 90 के बीच तक के एंगल का डाटा पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना, तो बता दो जरा, cos 60 चाहिए हमें, ये क्या है, cos 60 है।
अगर cos 60 चाहिए तो कहीं ना कहीं sin 30 के बराबर होगा, और sin 30 का मान कितना, 1/2, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। अब क्या चाहिए हमें, cos 90 चाहिए यहाँ पे। अगर cos 90 चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, sin 0 का मान चाहिए, है ना, क्योंकि 90 प्लस जीरो ही हमारा क्या देगा, 90 प्लस जीरो ही क्या देगा, 90 के बराबर आएगा। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो sin 0 के बराबर होगा, यानी कि हमारा 0 होगा। अब यहाँ साथ थोड़ा सा मैं पिछले पेज पे आता हूँ। पिछले पेज पे हमने क्या लिखा है, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। ये साइन का वैल्यू क्या है, बताओ, साइन का वैल्यू क्या है, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से क्या, और कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये याद कैसे करना है, बस 2 मिनट का टाइम दो, एक बार बता दूंगा ना, तो दोबारा दिमाग से तुम्हारे निकलेगा नहीं, ठीक है। जो हमारा ये दोनों वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं ना, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए जरा, क्या एच से एच कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, क्या कैंसिल होगा ना। अगर जब कैंसिल होगा तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर ये चीज आपने लिख ली है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने दोनों तरफ डिवाइड करा तो साइन अपॉन कॉस बना, साइन अपॉन कॉस बना, और जो हमारा एंगल है ना वो थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर पी बचा और नीचे बी बचा। तो ये जरा बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, पी अपॉन बी के बराबर आ गया क्या, बताइए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, पी अपॉन बी के बराबर। और यहाँ पे आप बता दीजिए, जो पी अपॉन बी है वो किसके बराबर है, क्या tan थीटा के बराबर है, बताओ, क्या tan थीटा के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन बी को क्या tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए। अब बता दीजिए, इतनी बातें समझ में आई क्या। अगर कोई पूछेगा आपसे tan थीटा क्या होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर किसी ने पूछ लिया भैया बता दो cot थीटा क्या होता है, तो क्या tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है कि नहीं होता है। अगर tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। क्यों, यार समझ गए इतनी बातें। अच्छा, इस फॉर्मूले का मैं सीट आपको प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है ना। आप मैसेज करना इस नंबर पे, आप व्हाट्सएप करना, है ना। जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है ना, उस पर सारी चीजें हम अपलोड करते रहते हैं, उस चैनल पे हम सारी चीजें भेज देते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप अपना क्लास 24 करके है ना। वहां पे आपको सारी पीडीएफ, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है, इसका क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ और एक हैंड रिटन नोट और क्वेश्चन का पीडीएफ मैं वहां पे आपको सेंड कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, ओके। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है, अभी हमने बताया, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा में अपॉन cos थीटा होता है। बताओ, क्या इतनी बातें पता है ना, ये चीजें तो हमने बता दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा के बराबर। अगर tan जीरो का मान चाहिए तो कहीं ना कहीं sin जीरो अपॉन cos जीरो करना पड़ेगा, और sin जीरो का मान देखो क्या है, जीरो है। अगर हमें tan जीरो चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा। तो हर जगह क्या करो, थीटा थीटा को जीरो जीरो पुट कर दो, tan जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, वन, और जीरो अपॉन वन कितना होता है, जीरो, यानी कि tan जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हर जगह आप 30 पुट करो, है ना, 30 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30, है ना, साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू बता दो, 1/2 है, 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू बता दो, √3/2 है कि नहीं, बताओ। टू से टू क्या कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 1/√3 बचा, है ना। तो जो हमारा tan 30 हो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको 45 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, यहाँ पे 45 पुट करो और सारी वैल्यू पुट कर दो। tan 45 चाहिए, है ना, tan 45, तो यहाँ पे sin 45 करना पड़ेगा। बताइए, क्या sin 45 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है tan थीटा जो होता है कॉस्ट sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब ये sin 45 अपॉन cos 45 हो जाएगी, इसकी वैल्यू sin 45 की वैल्यू देखो 1/√2 होता है, और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। क्या सेम वैल्यू है, तो कट जाएगा, और कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली बाकी सब वैल्यू आप निकाल दोगे, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे √3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
अगर हमें tan 60 चाहिए ना तो sin 60 अपॉन cos 60 करना पड़ेगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल अंडर रूट 3/1 बचेगा। सॉरी सॉरी, अंडर रूट 3/1 का मतलब अंडर रूट 3 और 1/0। यहाँ पे tan 90 चाहिए ना तो 1/0 करना पड़ेगा, sin 90 अपॉन cos 90। और आपके जब डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जब भी जीरो दिख जाता है तो वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा देखना, ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट जो बोले गलत काट देना, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट नहीं होता है, इसका रीजन जानना है तो मैं बाद में कभी बताऊंगा, ये लिमिट का पार्ट है, ठीक है ना। लिमिट क्लास 11th में पढ़ते हैं हम, मिलेगा आपको, समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 समथिंग अपॉन किसी भी वैल्यू के नीचे जब शून्य होता है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने बताया था टेन जो होता है कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, कॉट जीरो चाहिए, तो कहीं ना कहीं कॉट जीरो किसके बराबर होगा, टेन 90 के बराबर होगा। टेन 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर हमें कॉट 30 की वैल्यू चाहिए है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपके लिए था। ट्रिक कैसे निकालोगे, आप साइन की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाला था, अंडर रूट में 0/1 0/4 करो जीरो के लिए, फिर 30 के लिए 1/4 करो अंडर रूट में, और 45 के लिए क्या करो, 2/4 करो अंडर रूट में, फिर 3/4 करो अंडर रूट में, फिर 4/4 करो अंडर रूट में, ठीक है ना। और इस सबको रूट में वैल्यू ले लो और जो सॉल्व होगा, सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो साइन 0 30 45 60 और 90 के बराबर आएगा। कॉट 30 चाहिए तो कॉट 30 चाहिए, कहीं ना कहीं ये tan 60 की वैल्यू होगी, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, यानी कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, अंडर रूट 3 आने वाला है। मैं क्यों बार बार बोल अंडर रूट 3 रहा हूँ, लिख दो क्यों रहा हूँ, ठीक है। और कॉट 45 चाहिए तो ये कॉट 45 किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 जो होता है वो 45 के बराबर होता है। और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, tan होता है ना, यानी कि कॉट 45 जो होगा वो tan 45 के बराबर होगा। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 यहाँ पे, यानी कि cot 45 भी 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर cot 60 चाहिए तो कहीं ना कहीं tan 30 के बराबर होगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और आपको cot 90 चाहिए तो कहीं ना कहीं वो tan 0 के बराबर होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे हमने लिखा tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, और ये बराबर हो जाएगा cot 90 के बराबर। अगर आपको cosec थीटा चाहिए तो हमने यहाँ ऊपर बताया जो cosec थीटा होता है वो क्या होता है, जो cosec थीटा, ये रेस कर दिया क्या आपने? जो cosec थीटा होता है, यहाँ लिख देता हूँ, cosec थीटा होता है वो 1/sin के बराबर होता है, ठीक है। 1/sin, जो cosec होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए, cosec जीरो चाहिए तो क्या करो, cosec जीरो चाहिए तो जीरो का उल्टा करो, 1/0, जीरो का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नॉट डिफाइन। अब देखो कौशिक क्या चाहिए, कौशिक आपको 30 चाहिए तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दो, साइन 30 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, यानी कि कौशिक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर कौशिक 45 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 45 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और ऐसे ही हमें कौशिक 60 चाहिए तो हमें साइन 60 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वन, वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है, साइन की वैल्यू, और साइन 90 का वैल्यू जो होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसेक 90 मिलेगा। ऐसे ही अगर क्या जानना है आपको, सेक की वैल्यू जाननी है तो क्या करो, आप कोसेक की वैल्यू को का रेसिप्रोकल करो, और जब आप कोसेक की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको सेक थीटा मिलेगा। वन का रेसिप्रोकल 1, अंडर रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 है ना, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, और अंडर रूट 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, किसका जानना है, सॉरी सेक का जानना है। मैंने क्या लिखा, हमने बिल्कुल सही लिखा है। अगर cos 0 का cos 45 का वैल्यू कितना, 45 का लिख दिया, अब 60 पे आ रहा है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो sec 60 कितना हो जाएगा, cos 60 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका वैल्यू 0 है, जीरो का उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ये आपका पूरा चार्ट बन गया, आपने यहाँ पे मार्किंग कर लो ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन
बना लेना स्केल से। हमारा राइटिंग थोड़ा बेकार है, मैनेज करना, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लेना। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे पूछेंगे, कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, चलो यहाँ भी सेपरेट कर दे क्या, बताइए, यहाँ भी सेपरेट कर दो। चलो, कर देते हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अब जो वैल्यू है उनको लिख लो। ये थोड़ा सा सर्पाकार हो गया, मतलब सांप के आकार का हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज करो। आपको कंटेंट बढ़िया चाहिए, राइटिंग से क्या मतलब यार, राइटिंग तो एलकेजी को, एलकेजी वाले बच्चों की भी अच्छी हो जाती है, क्यों, सही बताया ना हमने। चलो इसको रेस करते हैं, बाकी वैल्यू आप पुट कर लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके आज के बाद से आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे रैंडमली कहीं से भी पूछ लूं ना, आप बता दो टेन 30 की वैल्यू बता दो, टेन 30 की वैल्यू। तो टेन 30 की वैल्यू निकालने के लिए आप केवल क्या करो, साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू याद करो। साइन 30 किसके बराबर, साइन की सारी वैल्यू याद कर लो, किसका किसका, साइन 0 का याद कर लो, साइन 30 का याद कर लो, साइन 45 की वैल्यू याद कर लो, साइन 60 की वैल्यू याद कर लो, साइन 90 की वैल्यू याद कर लो। अगर इतना वैल्यू आपको याद है ना, तो सारा वैल्यू याद है। मान लो मैंने पूछ लिया टेन 30 का वैल्यू, तो आप तुरंत सोचोगे दिमाग में टेन 30, तो कहीं ना कहीं टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर साइन 30 चाहिए तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन 30 अपॉन में कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 चाहिए। और जो कॉस 30 होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वन मिलके क्या आया, 1/√3 आया। तो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 आएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं पूछ लूं, रैंडमली मैं पूछ लूं, आप बता दो सेक 60 की वैल्यू बता दो, सेक 60 की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करोगे सर। जो सेक 60 होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, 1/cos 60 के बराबर होगा, है ना, cos 60। तो जो cos 60 होता है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, वो साइन 30 के बराबर होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। अगर 1/2 का रेसिप्रोकल कर रहे हो, मतलब एक बटा में कोई भी नंबर होता है तो मतलब क्या होता है, उसका आप व्युत्क्रम कर रहे हो ना, रेसिप्रोकल कर रहे हो। और 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 660 की वैल्यू भैया 2 आ गई। और देखो आपने यहाँ पे निकाल रखा है, जो 660 होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 होती है। ठीक है, अगर ऐसे रैंडमली मैं पूछ लूं, रैंडमली मैंने पूछ लिया, भाई 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 आप बता दो कॉट कॉट 30 की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू। तो हमें पता है कॉट 30 जो होगा कहीं ना कहीं cos 30 अपॉन में क्या होगा, साइन 30 होगा, साइन 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू आपने पता है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 1/2 होता है। और cos 30 क्या होता है, cos 30 कहीं ना कहीं साइन 60 के बराबर होगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। 2 से 2 कटा, वैल्यू क्या है, √3 आ गई। ठीक है, यानी कि cot 30 किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। और हमें ये भी पता है जो cot 30 होता है वो किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री किसका, टेन का, तो टेन 60 के बराबर हो जाएगा, और टेन 60 की वैल्यू हमने पहले निकाल भी रखी है, दैट इज √3। बताओ क्या बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ गए। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, जरा समझ। ये सारी चीजें हमने बता लिया ना, अब इसका यूज बता दो। यूज रहेगा बहुत, अपने जीवन में इसका यूज होगा। जब भी आपको कहीं पे भी दिख जाए क्या, 90 डिग्री का एंगल दिख जाए, 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख जाए, तो आप वहां पे आंख बंद करके क्या लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब लगता कैसे है जरा बता दीजिए। अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये देखो, यहाँ पे आपका दोस्त है। अच्छा, यहाँ से दोस्त से आपका बता देता हूँ कुछ याद करने का है, फॉर्मूला याद करने का है। आपका जो दोस्त है ना, ये दोस्त है, और ये आप है ना, ये क्या है आपका यू, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। ठीक है, ये आप हो, वाई आप हो, और एफ आपका दोस्त है। ठीक है, जो आप हो ना, वो थोड़ा सा साइन की तरह दिखते हो, साइन, साइन एंगल। ठीक है, थोड़ा आप साइन की तरह दिखते हो। जो आपका दोस्त है ना, वो कॉस की तरह दिखता है, कॉस की तरह। ठीक है, आप कैसे दिख रहे हो, आप साइन की तरह दिखते हो, यानी कि यू कैसे दिख रहे हो, साइन की तरह दिख रहे हो। और आपका दोस्त जो है ना, वो कास कॉस की तरह दिख रहा है। आप क्या हो, साइन हो, क्या हो, साइन हो। और आप क्या हो, आप आपका दोस्त क्या है, कॉस है।
आप साइन हो, आपका दोस्त क्या है, कॉस है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेना, जो साइन होता है ना, साइन, साइन वो क्या होता है, पागल होता है। साइन जो होता है वो पागल है, क्या है, साइन पागल है। आपका दोस्त कॉस, कॉस क्या है, बेवकूफ है, क्या है, बेवकूफ है। साइन पागल है और कॉस क्या है, बेवकूफ है। और जो टैन है ना, वो टैन कहीं घर पे आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, जो बेस्ट फ्रेंड है आपका वो पागल भी है और क्या है, बेवकूफ भी है, ठीक है। साइन क्या है, साइन पागल है, कॉस क्या है, बेवकूफ है ना। कॉस बेवकूफ है और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि टैन जो है वो क्या है, पागल भी है, बेवकूफ भी है। तो ये देखो कहीं ना कहीं साइन पी अपॉन एच, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन ये हो जाएगा जो टैन है पहले पागल है कि पहले बेवकूफ है। तो ऊपर पागल नीचे बेवकूफ, ऊपर पागल नीचे बेवकूफ। पहले क्या है, वो पागल है, बाद में बेवकूफ, बेवकूफ हो गए है ना। पहले पागलों वाली हरकतें करता है, फिर सारे लोग उसको क्या बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो साइन पागल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। बहुत लोग याद करवाते हैं, बाबू तुम याद कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी अपॉन एच मैंने बोला पागल है, बी अपॉन एच मतलब मैंने बोला बेवकूफ है, पी अपॉन एच मतलब मैंने, पी अपॉन बी मैंने क्या बोला, पागल भी है, बेवकूफ भी है। कहीं ना कहीं ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, ये टैन की वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ जाएगा, आपको इमेजिन करना पड़ जाएगा। लेकिन सीधा बोलो साइन पागल है, पी अपॉन एच। साइन पागल है, कॉस बेवकूफ है, टैन पागल भी है, बेवकूफ भी है। कहीं इसमें याद करने का कोई लोचा है क्या, बताओ जरा। भाई इतनी आसान तरीके से आपको अगर फॉर्मूला याद होता है तो कहीं कोई इश्यू है क्या, बताओ, कोई इश्यू है क्या, नहीं। तो हमारे तरीके से याद रखना है ना। और यह ऐसा वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अपना क्लास 24, तो अपना क्लास 24 को अगर सपोर्ट करना है तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजो ताकि उसको पता चल जाए वो क्या है, आपका दोस्त जो है यानी कि जो आपका कॉस है वो क्या है, बेवकूफ है। आपका आपका दोस्त जो कॉस है ना, आपका फ्रेंड जो है वो क्या है, कॉस है, और वो क्या है, तो बेवकूफ है, ठीक है ना। तो उसको पता चल जाए कि वो बेवकूफ है। और इसके साथ ये भी तो पता चलेगा जो आप हो क्या हो, पागल हो। चलो मजाक अपने जगह पे, पढ़ाई चलो शुरू करो। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, चलो आगे चले। अगर मान लो यहाँ पे आप हो और आपका दोस्त का घर, ये आपका घर है छोटा सा, है ना, और ये बड़ा सा आपके दोस्त का घर है। आप दोनों के घर के बीच में क्या नदी बहती है, ये नदी बह रही है। और जो नदी की चौड़ाई है ना, मैं बोल रहा हूँ नदी की चौड़ाई क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या, यहाँ से ग्राउंड जो है, क्या ग्राउंड, उसका घर ग्राउंड से क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है, यानी कि सीधा है, बिल्कुल ऊंचा है। तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है क्या। ये जो हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ग्राउंड, क्या ग्राउंड पे और उसके घर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो उसको, मान लो आप देख रहे हो 30 डिग्री के एंगल से देख रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो, 30 डिग्री के एंगल से देख रहे हो, आपके घर की नदी की जो चौड़ाई है ना बीच के, ये पता है। और आपका दोस्त पूछ लिया बता दो मैं जमीन से कितने ऊपर पे खड़ा हूं, मतलब यहाँ से यहाँ कितने ऊपर मैं खड़ा हूं, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है। तो भैया आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हो, छात्र हो, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसका जो घर का हाइट है वो बता दे रहे हो। आपको पता लग रहा है कि मैं आप मतलब आपके दोस्त को ना आप 30 डिग्री के एंगल पे देख रहे हो, है ना। मतलब यहाँ से जो आंख है, आपका आंख हॉरिजॉन्टल है, वहां से आप क्या कर रहे हो, 30 डिग्री पे देख रहे हो, है ना। तो यहाँ से 30 डिग्री पे, तो आप क्या करो, सीधा क्या करो, आपने पता है बेस, सॉरी बेस पता है आपको, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है बताइए। हाइपोटेनस नहीं, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना। तो आपको क्या निकालना है, कहीं ना कहीं आपको बेस पता है 20 मीटर, और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यानी कि आपको पी चाहिए। और बी अपॉन पी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। बताइए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, टेन थीटा हमने क्या बताया, पागल और बेवकूफ दोनों है। तो आप या तो टेन थीटा यूज कर लो आप, या फिर आप क्या करो, कॉट थीटा यूज कर लो, क्योंकि इनका रिलेशन बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बता रहा है ना। और आपको दोनों में से एक वैल्यू पता है और एंगल पता, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो।
तो आपको क्या लगाना है, टेन थीटा की कॉट थीटा? चलो कॉट थीटा से ही बता देते हैं। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 20 है, और आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और कॉट एंगल कितना बन रहा है, कितने एंगल पे देख रहे हो, तो 30 डिग्री पे देख रहे हो, यानी कि कॉट 30 के बराबर हो जाएगा। तो ये 20 और पी करना है फाइंड। अब बता दो कॉट 30 किसके बराबर होता है? तो मैं बोलूंगा भैया अगर आपको कॉट 30 चाहिए ना, तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं कॉस 30 अपॉन क्या होगा, साइन 30 होगा। ठीक है, आपको साइन 30 की केवल वैल्यू पता है, जो साइन 30 होता है 1/2 होता है, और हमें पता करना कॉस 30, तो कॉस 30 कहीं ना कहीं साइन 60 के बराबर होगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। 2 से 2 को काट दो, बचा क्या, √3/2 बचा ना, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू √3 होता है। √3/1 बचा, और कॉट 30 की वैल्यू इस प्रकार आपको मिल गई। ठीक है, अब देखो आपको पी की वैल्यू चाहिए, तो पी को इस साइड भेज दो और √3 को इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू पी इस साइड आ जाएगा। अब आपको बेस में क्या नहीं चाहिए होता है, बेस में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए होता है, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। ये होगा 20√3, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ठीक बात, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, तो पी इक्वल्स टू आ गया 20√3 अपॉन में 3 का। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि मान लो इसकी वैल्यू जो भी हो, वो हमें पता है कि अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 20 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, ये 30 नहीं है, सॉरी 3 है, केवल √3, देख यहाँ 3 है ना, सॉरी नीचे में क्या है, 3 है केवल, तो 3 से डिवाइड करोगे। अब आपकी जो ये वैल्यू आएगी ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका हाइट h की वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आए, कहाँ अप्लाई होता है? अगर मान लो आप कहीं यहाँ पे खड़े हो, है ना, यहाँ पे कहीं खड़े हो आप, और आप एक देख रहे हो, क्या ये बलून देख रहे हो, ये जो भी है पता नहीं क्या बोलते हैं, स्काई ग्लाइडर, मेरे नहीं पता क्या बोलते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो, पहले ये बलून यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, तो कुछ एंगल यहाँ पे देखो आपका। अब जब भी एंगल बनता है ना, तो मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, तो एंगल एंगल को कैसे नापोगे, या जब आप यहाँ से इस बलून को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक साइट होता है। अच्छा, इन सबको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, साइट लाइन क्या होता है, साइट एंगल क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि कोण क्या होता है, ये सारी चीजें अगले वाले चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ये सब चीजें यूज नहीं करना। तो एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, और वो दोनों कैसे बराबर होता है, ये सारी चीजें अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप। ठीक है, तो अभी बस इतना ही समझो कि मान लो अगर यहां से आप देख रहे हो ना ऊपर बलून को, तो ऐसे देखोगे, तो कहीं ना कहीं एंगल बन रहा होता है, और वो एंगल जो बन रहा होता है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा होता है, तो धरती, ये जो ग्राउंड होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है ना हमारा, है ना, क्षैतिज जो होता है, इसके रिस्पेक्ट में क्या बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी नापना है कि आप कितने डिग्री ऊपर देख रहे हो ना, मान लो आप अपने ग्राउंड फ्लोर से छत पे देख रहे हो, जमीन से कहीं आप छत पे देख रहे हो, तो आप कितने डिग्री एंगल पे देख रहे हो, तो अगर एंगल वो नापना है, जैसे मैं ऊपर अभी देख रहा हूं, तो कितने डिग्री पे देखना हो, तो क्या करना है, आपकी आंखों के पैरेलल, है ना, आंखों आपकी आंखें सीधे, मतलब आंखें जो सीधी लाइन होगी ना, जमीन से एक पैरेलल लाइन बनाओगे, और उसके बीच में जो एंगल होगा ना, ऊपर जो देख रहे हो, इनके बीच का जो एंगल होगा, वही जो होता है आपका एंगल होता है। तो क्या करेंगे आप, ग्राउंड के पैरेलल समांतर एक लाइन बनाएंगे, क्षैतिज, जिसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा, और कितने ऊपर आप देख रहे हो, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, वही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इनके बीच का कोण होगा। ठीक है, एक सेकंड में चार्जिंग लगा दूं जरा लैपटॉप। ठीक है, अब देखो, अब पहले मैंने देखा तो पॉइंट ए पे था, अब फिर बाद में ये कुछ उड़ते 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 यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है ना, पॉइंट बी पे आ गया। अब जब मैं एंगल देख रहा हूं ना, तो एंगल घट गया, पहले मेरे करीब जब था तो एंगल इतना बड़ा था, अब जब ये दूर चला गया ना, तो एंगल घट गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो पहले आपको बलून यहाँ पे दिखा, और कुछ देरी बाद बलून यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप बताइए, जो बलून आपका पहले मान लीजिए आपके आपके दूरी से यहाँ तक का बलून आपका सीधे नीचे आएगा ना, यहाँ तक डिस्टेंस आएगा, तो आपसे जो बलून का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस दे देगा, या फिर ये वाला डिस्टेंस दे देगा, कुछ ए एक्स कुछ दे देगा, और फिर बताएगा बाद में यहाँ पे आ गया बलून, कहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, या फिर इतनी दूरी पे आ गई,
तो आप बता दो कितनी ऊंचाई पे बलून उड़ रहा है। ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज में, इस पहले वाले चैप्टर में ना, 8वें चैप्टर में ये सब कुछ है नहीं। तो जब मैं वो बताऊंगा तो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ लो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। ये चीजें हमने बता दिया, हाइपोटेनस क्या होता है, जो भी हमारा त्रिकोण होता है, कर्ण क्या होता है, जो भी सबसे बड़ा वाला साइड होता है, या फिर 90 अंश के सामने जो हमारा साइड होता है, भुजा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा वाला साइड होगा, या फिर 90 डिग्री के एंगल वाले सामने वाला जो साइड होता है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे एंगल की बात की जाती है, एंगल जो होगा ना, एक तो आपके हाइपोटेनस के बीच में और एक दूसरे साइड के बीच में बना होगा, है ना। तो एक मान लीजिए क्या है, एक आपका हाइपोटेनस हो गया, और एक बचा हुआ क्या होगा, तो बचा हुआ जो साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं, जहां पे एंगल बन रहा होता है, ठीक है। और जहां पे एंगल बनता है उसके ठीक सामने क्या होता है, उसके ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमारा लंब होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही एंगल ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल यहां ना बन के यहां बनता, तो बेस क्या हो जाता, तब इस केस में बेस ये हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। यानी कि इस केस में ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। लेकिन हाइपोटेनस फिर भी सेम रहता है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, और ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला भुजा होता है, ठीक है। चले आगे, लेट्स गो। चलो, अच्छा यहाँ पे कोई एक बात बोला है, द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। है भैया, कुछ समझ में नहीं आया। यदि कोण समान बना रहा तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। भैया ये क्या कह रहा है, चलो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखो, आप यहां पे खड़े हो, मतलब एक ट्रायंगल है, चलो ऐसे मान लो ये ट्रायंगल बन रहा है, आप खड़े हो उसकी बात अलग है, आप बैठे हो उसकी बात अलग। यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, अगर ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस और ये क्या है, बेस है, तो इनका कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, और इनका भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लो हाइपोटेनस का लेंथ h है और बेस का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो b है, ठीक है। और फिर मैं जब एंगल ये बढ़ा दूं, इसका मैं ट्रायंगल, ये एंगल नहीं, सॉरी, ये एंगल सेम रहेगा, थीटा ही रहेगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज को बड़ा बना रहा हूं, देखना जरा, त्रिभुज को बड़ा बना रहा हूं, त्रिभुज को क्या बड़ा कर रहा हूं, मैं बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जरा देखिए, जो नया त्रिभुज बना ना, उसके बीच में भी क्या एंगल थीटा ही बन रहा है ना, एंगल थीटा ही बन रहा है। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो देखूंगा, h अपॉन बी आ रहा है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी रेशियो जो अनुपात आएगा वो h अपॉन बी होगा। यानी कि मैं लेंथ को कितना भी बढ़ा दूं, लेंथ को कितना भी बढ़ा दूं, ट्रायंगल को कितना भी बढ़ा दूं, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इनके रेशियो यानी कि अनुपातों का मान भी बदलेगा नहीं, ठीक है। आसान भाषा में समझ गए, चलो अच्छी बात। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया क्या, एक बार और बताओ। चलो, हमने ये बताया, मान लो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, हाइपोटेनस और बेस का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा परपेंडिकुलर का, बताइए। परपेंडिकुलर का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, और इसके बीच का जो एंगल है ना वो थीटा हो रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल को बड़ा कर रहा हूँ, एंगल नहीं बड़ा कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज को बड़ा कर रहा हूँ। और मेरा पेट नहीं भरा, मैंने और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा वो छोटा होगा, और बेस जो होगा वो भी छोटा होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो भी छोटा होगा। इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस बढ़ गया ना, इतना बड़ा हाइपोटेनस हो गया, और बेस जो है वो भी इतना बड़ा हो गया, और परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जब, वापिस आएंगे, अगर आपको साउंड आ रही है। चलो अभी थोड़ा शांत हो गया, अभी गाड़ी चलेंगे, लेकिन अगर आवाज जा रही है तो डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो यार, गाने गाने तो बजते रहते हैं, और भोजपुरी गाना तो स्पेशली, है ना। चलो, तो अगर ट्रायंगल का क्या होता है, मान लो कहीं ये बढ़ता है, मतलब बेस बढ़ता है, या फिर हाइपोटेनस बढ़ता है, या फिर परपेंडिकुलर बढ़ता है, तो जो इनका लेंथ होगा ना वो तो बढ़ रहा है,
लेकिन अगर मैं पूछूंगा इनका रेशियो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, क्या वो बड़ा आएगा क्या? तो वो कभी बड़ा नहीं आएगा। कब? जब तक आपके कोण को नहीं छेड़ा जाएगा। मतलब अगर मैं पूछूंगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ए एम का रेशियो निकालता हूं, ए एम क्या आपका बेस है ना, बेस और परपेंडिकुलर का यानी कि पीएम का मैं बताता हूं क्या रेशियो, और इस ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा ए बी अपॉन में सी बी आएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आएगा बताइए? बेस क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, ए एन, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्यू एन हो जाएगा। बताओ क्या क्यू एन हो जाएगा? और इनका जो अनुपात आएगा ना वो हमेशा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। कब तक बराबर होगा? जब तक इस थीटा को, एंगल को ना छेड़ा जाए। आप ट्रायंगल कितना भी बड़ा कर लो, साइड कितनी भी बड़े कर लो, तो अनुपात चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं फिर बातें बता रहा हूं, जब तक ये एंगल को ना छेड़ा जाए ना तब तक इनका रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर ये एंगल सेम है तो सारी जो रेशियोज होंगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, और परपेंडिकुलर जो भी बचा आपका रेशियो, ठीक है ना, इनका जो रेशियो होगा हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो सर, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा पीटी, 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 पीटी तो सर अभी भी खेलते हैं, वो तो एलकेजी से खेलते हुए आ रहे हैं। पीटी तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा ना। राइटिंग बहुत गंदी है भाई, सुधारेंगे, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस, अगर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इनका एक रिलेशन होता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। यानी कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होगा ना, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पता होगा आपको, है ना? ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एबीसी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस 3 के दे रखा है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो के दे रखा है, तो बता दीजिए भैया ए बी बेस क्या होगा? तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? कहेगा एसी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ब्रैकेट में होती है वैल्यू, याद रखना, केवल सी का स्क्वायर होगा। वैसे अगर मान लो आप एसी का स्क्वायर लिख रहे हो, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा? वो केवल और केवल सी का स्क्वायर होगा, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये होता है क्या हमारा? एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एसी का स्क्वायर दे रखा है 3 के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है? और ए बी की वैल्यू दे रखी है के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर हो जाएगा। और आपके बीसी को फाइंड करना है ना, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। 3 के का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू के का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी कि बीसी आपको फाइंड करना है। और देखो ये के का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर में से के स्क्वायर जाएगा, तो 8 के स्क्वायर बचेगा। इस साइड क्या बचेगा? बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर लो? आप रूट ले लो। रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे के स्क्वायर अंदर है तो बाहर आके आपको के मिलेगा। और 8 पता है, 8 हमें 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर 2 भी आ जाएगा, यानी कि 2 के अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आवा? देखो अंदर की वैल्यू क्या है? अंदर की वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के, यही तो है। बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, के स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी, यही तो है। और ये देखो एक जोड़ा बाहर आया रूट से, और एक एक जोड़ा के का भी बाहर आया रूट से, तो 2 के हो जाएगा। अंदर क्या बचा? ये बचा, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। कहा है भैया? समझ में आया क्या? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 2√2, यानी कि बेस की वैल्यू जो आ गई वो क्या हो गई? 2√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई ऐसे करते हैं। आगे चलो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट tan a की वैल्यू 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। अगर एंगल ए बोल रहा है, यानी कि एंगल आपका थीटा जो बन रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है,
और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखा है। यदि tan a की वैल्यू 4/3 तो कोण a के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अगर tan a की वैल्यू दे रखी है आपको, tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3 दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, cot a बताना है, sin a बताना है, cos a बताना है, sec a बताना है, sec a बताना है, से a नहीं बताना है, sec a बताना है, और क्या बताना है, cosec a बताना है। तो देखिए जरा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan क्या है, पहले पागल है फिर बेवकूफ है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी आपकी बेस की वैल्यू, ठीक है ना। और पता है जब भी रेशियो देता है ना, तो उस रेशियो को हम के फॉर्म में मानते हैं, ये पता है कि नहीं आपको। मान लो ये दिया है tan a की वैल्यू जो है वो क्या दे रखा है, 3/4 का मतलब क्या, 3:4 ही तो बोला है, 3:4 ही तो बोला है, इसका मतलब यही होता है ना। तो जब भी आपको अनुपात देता है ना, 3/4 दिया है ना, तो इसको हम के फॉर्म में मानते हैं। जो आपकी ये वैल्यू 3 के हो जाएगी और ये नीचे जो है वो 4 के हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात है ना, क्या पता ये 9/8 हो। बताओ जरा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर अनुपात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, 1/2 5 एक्स में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तो क्या होगा, 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई 6/8 हो जाएगा, 6/8 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8। और फिर जब आप इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा, वापस से 3/4 आएगा। यानी कि ये जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना, अनुपात देने का मतलब यही है, अनुपात देने का मतलब ये जो वैल्यू है ना, क्या पता कि 6/8 हो सकता है, क्या पता 4 से मल्टीप्लाई करके 12/16 हो सकता है, क्या पता 10 से मल्टीप्लाई करके 30/40 हो सकता है। ये एक्चुअल लेंथ हो सकता है ना। इस एक्चुअल लेंथ को कन्वर्ट करके ये रेशियो के फॉर्म में दे रखा है ना। तो रेशियो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल मानते हैं। आप वेरिएबल नहीं मानोगे ना तो भी हो जाएगा, आप वेरिएबल नहीं मानोगे तो भी वो हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, जो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, क्योंकि tan जो होता है पागल होता है और बेवकूफ होता है, और tan पागल, ये वैल्यू दे रखा है 4/3 के, है ना। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, यानी कि लंब पता है, और आधार पता है, तो आप क्या निकालोगे, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर आपको करना है फाइन, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना दे रखा है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, यानी कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 5। और बताइए जरा एक बात बताइए, लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आपको नहीं लेना, एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, प्लस का 5 होगा। क्योंकि भैया ये क्या है, एसी क्या है, कोई ना कोई लेंथ है ना, कोई ना कोई। आप बोलेंगे क्या भैया, दर्जी से आप जाके ये बोले, मतलब वो कपड़े वाले दुकान पे आप जाके ये बोलेगा, भैया -5 मीटर कपड़े दे दो, कैंची से काट देगा फिर आपको, है ना, कैंची से काट देगा, समझ रहे हो ना। चलो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब आपको क्या पता कि आपको ये के हटा दो, आपको के नहीं लेना, छोड़ दो भाई, नहीं लोगे तो भी चलेगा, के हटा दो। बेस की वैल्यू 3 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको बताना है कॉट ए, कॉट ए, tan ए पागल और बेवकूफ दोनों हैं, इसका tan कॉट ए क्या हो जाएगा, tan ए का उल्टा, यानी कि p अपॉन बी है तो b अपॉन p हो जाएगा, है ना। साइन ए क्या है, पागल है, कॉस ए क्या है, बेवकूफ है, सेक ए क्या है, कॉस ए का उल्टा, तो कॉस ए बेवकूफ है तो ये है बेवकूफ, मतलब h/b। कॉसेक ए क्या है, अगर साइन ए पागल है तो ये cosec ए इसका उल्टा है पागल हो जाएगा, h अपॉन पी हो जाएगा, है ना। अब सारे वैल्यू रख लो, बेस क्या है आपका 3 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, बेस क्या है, बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है 4, ये सारे वैल्यू आपका निकल आए, है ना आसान। बताओ क्या है आसान, चले